हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, शिवनी से। आज हम इस वीडियो में इतिहास विषय के अंतर्गत तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद 1388 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक के जो शासक हुए हैं उनके संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने इस वीडियो के पूर्व फिरोज शाह तुगलक के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं, और अगर ये माने कि फिरोज शाह तुगलक जो है थे वो तुगलक वंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे। अब ये देखेंगे कि उनके जो बाद थे, ये जो शासक हुए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है, किंतु ये तुगलक वंश की कड़ी के रूप में है। और इनके संबंध में अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक हमारी जो कड़ी है वो पूरी होते जाती है। और तुगलक वंश के इन जो 6 शासक हुए हैं, उन 6 शासकों के संबंध में हम अध्ययन करेंगे, और उसके बाद इनका वंश समाप्त हो जाता है और सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि तुगलक वंश के पतन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। तो आइए देखें। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह जिनका नाम हुमायूं था, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, और अंतिम शासक दौलत खां के संबंध में हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासन के बाद से इस वंश में जो जो शासक हुए उनका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वितीय इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके पूर्व 1320 से 1325 तक के जो एक और शासक हुए थे वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से हम इनको जानते हैं, वो प्रथम थे, और ये भी उसी नाम के थे, इसलिए इनको द्वितीय कहा गया। उसके बाद अबू बकर जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के परपोते थे, अर्थात जफ़र खान फिरोज शाह तुगलक का पोता था, ये उनके भी पुत्र थे, इसलिए ये अब फिरोज शाह तुगलक के परपोते के रूप में हैं। इन्होंने शासन किया। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, हुमायूं के नाम से जिनका था, जिन्होंने अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से शासन किया, नसरुद्दीन महमूद शाह, और अंतिम शासक थे दौलत खां। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात सत्ता के दावेदारों में आपसी संघर्ष का दौर चलता रहा। 1318 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक के 6 शासकों ने शासन किया। अर्थात अगर हम देखें तो ये सभी शासक उतने योग्य नहीं थे कि जो सत्ता को ठीक से संभाल सके। इनके समय में दिल्ली सल्तनत की सीमा घटती गई, और अनेक राज्य जो पूर्व में दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, वे कमज़ोर शासकों के कारण अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस तरह तुगलक वंश कमज़ोर होता गया और उसकी शक्ति क्षीण होती गई, और इसका फ़ायदा विदेशी आक्रांता तैमूर लंग ने उठाया और भारी लूटपाट एवं हिंसा कर दिल्ली को उन्होंने विध्वंस कर दिया, और अंततः 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया था और सैयद वंश का उदय हो गया था। आइए आगे हम देखें। अब ये जो 6 शासक हुए हैं उनके संबंध में संक्षेप में हम देख लें। पहले हैं गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह द्वितीय, जिनको हम गयासुद्दीन तुगलक साहब के नाम से जानते हैं, और गयासुद्दीन नाम से एक और शासक हुए थे, इसलिए इनको द्वितीय का नाम दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश में सत्ता के लिए संघर्ष का दौर चलता रहा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उनका जो पोता और फतेह खां का पुत्र गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वितीय के नाम से 20 सितंबर 1388 को सत्ता पर बैठा। लेकिन इसी समय गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के चाचा सत्ता के लिए विद्रोह करता है, पर उस विद्रोह को दबा दिया जाता है, और एक और विद्रोही रुकनुद्दीन एक विद्रोह करके 14 मार्च 1389 को गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की हत्या कर देता है। अर्थात बहुत कम समय के लिए ये शासक रहते हैं और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अबू बकर 1389 से लेकर 1390 तक
अबू बकर के संबंध में मैंने बता चुका हूँ। अबू बकर जो है फिरोज शाह तुगलक का परपोता था, अर्थात जफ़र खान जो का पुत्र था, और जफ़र खान जो था फिरोज शाह तुगलक का पोता था। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जफ़र खान का पुत्र अबू बकर गद्दी संभालती है। इसके शासनकाल में ही मोहम्मद शाह ने शमाना जो क्षेत्र था वहाँ पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। इस समय 2 सुल्तान हो गए थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कब 2 सुल्तान थे, तो इस समय दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान थे, एक अबू बकर और दूसरा मोहम्मद शाह, और दोनों अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। इस समय जो 2 सुल्तान हो जाते हैं तो दोनों में संघर्ष होता है कि वास्तविक सुल्तान कौन है। इसमें अबू बकर पराजित हो जाता है और सत्ता नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को प्राप्त हो जाती है। अर्थात इस तरह अबू बकर जो कुछ समय के लिए शासक था उसे पराजित कर देता है कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक हो जाता है। अब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का देखो 1389 से लेकर 1394 तक की। अबू बकर की मृत्यु के पश्चात नसरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है। उसके शासनकाल में वह विद्रोह को ही दबाए रहता है, अर्थात अनेक विद्रोह होते रहते हैं और उन विद्रोहों को ही वह क्या करता है, दबाता है। 1392 को इटावा में हिंदुओं द्वारा विद्रोह किया जाता है जिसे दबा दिया जाता है, लेकिन 1394 में ही बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह नसरुद्दीन महमूद शाह जो कि बहुत अधिक शराब का सेवन करता था और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो हुमायूं जिसका नाम था हुमायूं था, वो अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह भी बहुत अधिक शराब का सेवन करता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और 1394 में मृत्यु के बीमारी के कारण जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका छोटा भाई महमूद शाह सत्ता की बागडोर संभाल लेता है। अब नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर 1412 तक के, अर्थात ये जो लंबा समय तक इन्होंने शासन जरूर किया था, लेकिन इनके शासनकाल में चूँकि ये योग्य शासक नहीं थे, धीरे धीरे जो तुगलक वंश है वो छोटा होता गया, तुगलक शासन जो था वो छोटा होता गया और तुगलक वंश का सनह सनह पतन होता गया। इनके शासनकाल में अनेक जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए, इनकी सीमा बहुत छोटी होती गई। 1398 में खिज्र खान के आमंत्रण पर तैमूर लंग भारत आता है और दिल्ली में 15 दिवस भारी लूटपाट एवं हिंसा करता है और लाखों लोगों की हत्या कर देता है। नसरुद्दीन महमूद शाह और सेनापति मल्लू खां अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जब तैमूर लंग आक्रमण करता है तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन तैमूर लंग के वापस जाने के पश्चात, क्योंकि तैमूर लंग जो आता है वो केवल लूटपाट के उद्देश्य से आता है, शासन करने के उद्देश्य से नहीं आता है, तो तैमूर लंग 15 दिन तक के भारी लूटपाट और हत्याएं करने के बाद पूरी दिल्ली को विध्वंस कर देता है और वो वापस चला जाता है। इसके पश्चात जब वो वापस चला जाता है तो नसरुद्दीन महमूद शाह पुनः वापस आ जाते हैं। इस तरह से 1412 तक के नसरुद्दीन महमूद शाह शासन करते हैं, लेकिन 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और सत्ता दौलत खां के हाथ में आ जाती है। दौलत खां 1412 से 1414 तक, महमूद शाह की बाद दौलत खां गद्दी पर बैठता है और खिज्र खां जिन्होंने तैमूर लंग को आमंत्रित किया था और तैमूर लंग ने जाते जाते उनको सिंध क्षेत्र का प्रभार सौंप गया था, वो जब देखता है कि अब नसरुद्दीन महमूद शाह भी नहीं है और दौलत खां एक कमज़ोर शासक है, तो वह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। इस तरह दौलत खां की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है और खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना कर देता है। इस तरह से तुगलक वंश का पतन हो जाता है। अब अपन देख लें कि पतन के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे। नंबर 1 है साम्राज्य की विशालता। फिरोज शाह के समय साम्राज्य इतना विशाल था
और दिल्ली से बहुत दूरी तक उसके साम्राज्य फैले होने के कारण उन पर आने वाले जो शासक थे वो विधिवत नियंत्रण नहीं कर पाए, और नहीं कर पाने के कारण जो तुगलक वंश का क्रम से पतन होता गया, क्योंकि बाकी शासक अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित करते गए। नंबर 2, योग्य जनरलों एवं मंत्रियों की कमी। तुगलक वंश में सेना में योग्य जनरलों की बहुत कमी थी। जो जनरल योग्य थे वो स्वयं अपना प्रशासन स्थापित कर लिया था या राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो रहे थे, तथा आत्म सफलता एवं पद लोलुपता के कारण वो मतलब राज्य का कोई सहयोग नहीं कर पा रहे थे। इससे भी तुगलक वंश का पतन हुआ है। तीसरा, अगर हम देखें तो कमज़ोर सेना। फिरोज शाह तुगलक ने एक गलत परिपाटी डाल दी थी कि सैनिकों के पद योग्यता पर आधारित न होकर वंशानुगत हो गए थे, अर्थात जो सेना का जो अधिकारी होता था उसके बाद उसका पुत्र ही वो अधिकारी के पद पर बैठ जाता था, अर्थात उसमें योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो चूँकि वंशानुगत हो गया था, इसके कारण सेना में योग्य सैनिकों की कमी होती गई, योग्य सैनिक अधिकारियों की कमी होती गई, और कमी के कारण जो तुगलक वंश था कमज़ोर से और कमज़ोर होता गया। दासों की बढ़ती संख्या। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ये माना जाता है कि लगभग 1,80,000 से ज़्यादा दास थे। नतीजा यह निकला कि दास जो उच्च पद पर पदस्थ थे उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और फिरोज शाह तुगलक के बाद विद्रोह करने लगे, जिसके कारण भी तुगलक वंश का पतन हो गया। स्वार्थी राज्यपाल और सूबेदार। केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होते ही जो राज्यपाल थे वो उनके मन में स्वार्थ जागृत हो गया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। इस तरह से सत्ता और कमज़ोर होती गई और प्रशासन और छोटा होता गया, और जिसके कारण तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक सुल्तानों का धार्मिक कट्टरपन। तुगलक वंश के सुल्तानों में धार्मिक कट्टरता थी। परिणाम यह रहा कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया, उन पर जजिया कर लगाए गए और उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण हिंदुओं ने तुगलक वंश को सहयोग नहीं प्रदान किया। और जब एक वर्ग विरोध में उतर जाता है तो वह प्रशासन बहुत अधिक समय तक नहीं चल पाता, और यही परिणाम रहा कि तुगलक वंश का अंत हो गया। और तुगलक शासकों की गलत नीति। बहुत सारी जो तुगलक शासक थे उनकी नीति गलत थी, धार्मिक नीति गलत थी, आर्थिक नीतियाँ गलत थी, और जिनके कारण तुगलक वंश का अंत हो गया। और ये सभी कारण सामूहिक रूप से जब थे तो तुगलक वंश का अंत हो गया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। इसके पश्चात आने वाले समय में हम अगला जो वीडियो बनाएंगे सैयद वंश के बारे में, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण वीडियो वो रहेगा, वो जो वीडियो रहेगा वो रहेगा तैमूर लंग के संबंध में। तैमूर लंग जो था जिन्होंने लाखों लोगों की हत्या की थी, लाखों हिंदुओं की हत्या की थी, और ये माना जाता है कि उस वक्त की कुल आबादी का, विश्व की कुल आबादी के लगभग 5% आबादी की उसने हत्या कर दी थी। तो ऐसे आक्रांता के संबंध में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम सैयद वंश के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि तैमूर लंग का अगला जो वीडियो है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वो आप तक सहजता से पहुंच पाए। धन्यवाद।